स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से में हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लॉज जो हैं ये पी फेफर ने और वान हॉफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके इन्हें एक्सप्लेन किया था। ये जो लॉज हैं आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर के या जो वान हॉफ और पी फेफर ने दिए थे आपके पास, ये क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं विद द आइडियल गैस लॉज, दैट इज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो ये जो ऑस्मोटिक आपके पास लॉज हैं ये किस किस्म के हैं, किस तरह की एक्सप्लेनेशन है इसकी, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आखिरी हिस्से में बात करेंगे थोड़ा सा आप लोग किसके ऊपर जी, वान हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कहते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पी फेफर एंड वान हॉफ, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, ऑस्मोसिस के ऊपर। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें डेटा मिला, उस डेटा से फिर उन्होंने कुछ लॉज कंडक्ट किए, कुछ लॉज जो है उन्होंने डिफाइन किए, कुछ स्टेट किए लॉज। वो लॉज क्या है मैंने आपके सामने रखा है। सबसे पहला ये है, इन साइंटिस्ट के मुताबिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसे हम डिनोट करते हैं पाई से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। मैं पिछली वीडियो के लास्ट में भी ये बात कर चुका हूँ कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जितना सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगी उतना ही आपके पास जो सॉल्वेंट है फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन वो रश करेगा आपके पास टूवर्ड्स द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्वेंट की मिकदार कम है आपके पास। ठीक है, और उससे ज्यादा प्रेशर डिवेलप होगा। अच्छा, अगर मैं कंसंट्रेशन को यूं लिखूं, जैसा कि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है जी, कंसंट्रेशन होती है इफ n इज इक्वल टू 1। अगर n जो है वो 1 के बराबर ले लूं तो कंसंट्रेशन C किसके बराबर आ जाएगा जी, 1/V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस C की जगह पर 1/V लिख सकते हैं। तो ये जो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C था, मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया जी, पाई जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट जी, वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसी किस्म का कुछ लॉ पढ़ा था जो कि बॉयल्स लॉ था आपके पास के वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, प्रेशर के। तो इसी तरह की रिलेशन आपके सामने मैंने लिखी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या आप इसे यूं लिख सकते हैं जैसे आप लोग बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ pi which is osmotic pressure and volume V is always equal to constant। ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट हो सकती है आपके पास किसकी जी, बॉयल्स वांट ऑफ लॉ की। ठीक है, ये लॉज जो है ये वैलिड है फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, पाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट किस तरह से, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा भी आपके सामने रखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है फॉर सक्रोज सॉल्यूशन एट टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री C। ठीक है जी, जब कंसंट्रेशन थी सॉल्यूशन की आपके पास 0.29 मोल पर लीटर, तो उस वक्त प्रेशर की वैल्यू क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू थी 0.660। वॉल्यूम जो था सॉल्यूशन का 34.20 था। पाई V जिस वक्त मैंने निकाला इन दोनों से तो आपके पास 22.6 आया। ठीक है जी, अच्छा, फिर जब कंसंट्रेशन क्या थी 0.58 मोल पर लीटर आपके पास। ठीक है, वॉल्यूम को आप देखें तो यहाँ पर ज्यादा था, इस वॉल्यूम को मैंने क्या किया कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा आपके पास। ठीक है, पाई और V का मैंने जिस वक्त हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला तो 22.6 आ रहा है। तो जिस तरह से आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो चेंज हो रहा है आपके पास, और इसके चेंज होने की वजह से जिस वक्त हम प्रोडक्ट निकालते हैं फॉर एवरी सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट तो हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलता जा रहा है। तो इन द सेम मैनर आप वॉल्यूम को कम करते जाएं, प्रेशर ज्यादा होते जाएगा, पाई और V का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा जी, कांस्टेंट आएगा। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो कि किसके लिए जी, फॉर सक्रोज सॉल्यूशन एट अबाउट 20 डिग्री C। इसी तरह से चार्ल्स वान हॉफ लॉ भी आपके पास है। वो क्या है आपके पास, कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वंस अगेन आपको याद हो बेटा कि हमने चार्ल्स लॉ को पढ़ा था कि रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कुछ इसी तरह का आपके पास है कि ये जो पाई बाई टी की जो रेशियो होगी वो क्या होगी आपके पास, ही कांस्टेंट होगी चार्ल्स वॉन हाफ लॉ में। मतलब क्या कि आप जिस वक्त टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपके पास चेंज होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप टेम्परेचर को ज्यादा करें ये भी ज्यादा होगा। अगर आप इनकी रेशियोज निकालेंगे तो आपके पास क्या आएंगे जी, कांस्टेंट आएंगे। आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा से पाई बाई टी की रेशियो ले सकते हैं जी। नाउ मेरे पास ये दो लॉज हैं जो मैंने आपके लिए डिफाइन किए। क्या है आपके पास, ही पहला था बॉयल्स लॉ, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट और उसकी आपके पास जो इक्वेशन है वो ये आ गई पाई, ये इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशंस आ गई, और दूसरा चार्ल्स के लिए ये दो इक्वेशंस आ गई। अच्छा ना, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं देखूं आपके पास, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या कह रही हैं आपके पास, इसको मैं यूं रिलेट कर सकता हूं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है आपके पास वो इनवर्सली रिलेटेड है V के साथ, ठीक है, और डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, T के साथ। मतलब ये जो आपके पास है इसे मैं यूं लिख सकता हूं कि ये जो पाई है ये इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ जी, V के साथ, और डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, T के साथ, ठीक है। V को मैं इस तरफ ले गया हूं तो पाई V, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में मैंने चेंज किया है तो आपके पास क्या आ गया जी, कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है। कांस्टेंट आपके सामने आर प्राइम मैंने इसे लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ याद हो तो हमने कुछ इसी तरह की इक्वेशन पढ़ी थी, आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपको याद हो, PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। RT क्यों, NRT क्यों नहीं लिख रहा, N इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो R था आपके पास, इट वाज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम निकाला करते थे कैसे, आपके पास ही PV बाई T से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज को डाल के आपके पास, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आपके पास हम जो गिवन वैल्यूज आती थी आपके पास वो डाल के, ठीक है, R की वैल्यू को हम लोग निकालते थे। अच्छा, अब ये जो R है आपके पास ये क्लोज रिजेम्बलेंस रखता है इस आइडियल गैस कांस्टेंट के साथ, ठीक है। वो अगर मैं इस R प्राइम को निकालूं, कैसे निकालूं आपके पास कि ये जो आपके पास है N और T जो है, फॉर N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर इसमें इस इक्वेशन को लिखूं तो आपके पास यहाँ पर N इज इक्वल टू 1 था तो N को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ था, यहाँ पर आप इधर N लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मतलब उसी तरह से जिस तरह से हम लिखते थे PV इज इक्वल टू NRT। बहरहाल R के लिए मैं इक्वेशन को बनाऊं, R इज इक्वल टू पाई V डिवाइडेड बाय वर्ड G एंड T। अगर मैं पाई की, V की और T की वैल्यूज आपके पास डालूं, ठीक है, तो ये थ्रू प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, तो ये जो R प्राइम निकल के आता है आपके पास, इसकी वैल्यू क्लोजली रिजेंबल करती है विद द आइडियल गैस कांस्टेंट जो कि R था आपके पास, ठीक है। इट मींस ये जो वन हाफ इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये जो वन हाफ इक्वेशन है क्या हुई आपके पास, पाई V इज इक्वल टू NRT फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, it shows close resemblance with that of ideal gas equation, that is PV is equal to NRT। तो ये आपके पास मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए वांट हाफ बॉयल्स लॉ, वांट हाफ चार्ल्स लॉ, और जो आपके पास वांट हाफ की जो इक्वेशन है जो कि रिजेम्बलेंस रखती है विद दैट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इसी तरह से हम लोग एवोगैड्रोस वांट हाफ लॉ भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम लोग जी, अगर मैं जो आपके पास इक्वेशन थी वांट हाफ की, उसे मैं फॉर टू डिफरेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखूं तो पाई 1 V1 इज इक्वल टू NRT 1 हो जाएगा, पाई 2 V2 इज इक्वल टू NRT2 हो जाएगा। इस तरह से ये दो इक्वेशंस, ठीक है। अगर ये जो पाई 1 है ये पाई 2 के बराबर हो, मतलब कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पोजेस्ड बाय वन सॉल्यूशन इज इक्वल टू the osmotic pressure possessed by the other solution। इससे मुराद क्या हुआ कि ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, पहली सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरी सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब these solutions are isoosmotic, ठीक है। अगर आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन हो, कंडीशंस क्या हो, टेम्परेचर आपके पास क्या हो जी, T1 बराबर हो किसके जी, T2 के, मतलब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, R जो है वो गैस कांस्टेंट, जो R जो है आपके पास ये इसकी सेम वैल्यू है जैसा कि आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन क्या सूरत की सूरत में मैं लिख सकता हूँ, इसको यूं लिख सकता हूँ इसको कि N1 कहाँ पर आपके पास ये N1 है, डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू व्हाट जी, N2 डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, T1 इज इक्वल टू T2, R इज कांस्टेंट। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आप इसे देखें तो ये थोड़ी
रिजेंबल कर रही है किसके साथ, आपके पास ये जो एवोगैड्रोस लॉ था, क्या था गैसेस के लिए आपके पास के गैसेस हों जिनके वॉल्यूम्स क्या हो आपके पास इक्वल हों, उनके अंदर गैसेस हों जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो, उनके वॉल्यूम्स भी क्या होते हैं जी, सेम होते हैं आपके पास। मतलब कि 1 मोल ऑफ एनी गैस व्हाटएवर द साइज व्हाटएवर द मास इट ऑलवेज ऑक्युपाइज द कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसी तरह से यहां पर भी है कि दो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हो आपके पास, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये जो सॉल्यूशंस हैं आपके पास ये इक्विमोलर होती हैं आपके पास, इनकी जो कंसंट्रेशन आपके पास वो इक्विमोलर होगी। मतलब कि गिवन वॉल्यूम्स में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो गिवन वॉल्यूम्स आपके पास क्या आएंगे जी, सेम आएंगे आपके पास। मैं इसे दूसरे अंदाज में मैंने यूं बोला है कि आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हो आपके पास, टेम्परेचर क्या होगी, कांस्टेंट हो, तो उन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी जी, सेम होगी। मतलब वो दो सॉल्यूशंस क्या होंगी, इक्विमोलर होंगी। दूसरे अंदाज में क्या मतलब है कि दीज टू सॉल्यूशन पोजेस द इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो का वांट हाफ लॉ आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। अच्छा, इन लॉस पे बेस जो है वांट हाफ की थ्योरी आपके पास, वो थ्योरी क्या है, उसकी स्टेटमेंट मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है कि अ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ गैस, कि एक सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में है आपके पास, सोल्यूट पार्टिकल जो है वो गैस की तरह बिहेव कर सकता है। ओपी, द ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो एग्जैक्टली सेम प्रेशर है। कौन सा, which the solute would exert if it were a gas at the same temperature occupying the same volume of the solution। क्या मतलब है, आसान लफ्ज में बताता हूँ आपको कि अगर जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है आपके पास बम्बार्डमेंट की वजह से अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है आपके पास, वो प्रेशर जो सोल्यूट पार्टिकल आपके पास अप्लाई कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ये प्रेशर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम हो सकता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सेम हो सकता है आपके पास जी, अगर वो सोल्यूट क्या हो जी, गैशियस हो। मतलब कि कोई सोल्यूट आपके पास क्या है जी, अगर उसे मैं गैशियस एज्यूम करूं तो वो जो गैशियस फॉर्म में जितना प्रेशर अप्लाई करेगा, वांट हाफ की थ्योरी ये कहती है कि सॉल्यूशन स्टेट में वो सब्सटेंस जो है इक्वल मैग्नीट्यूड वही प्रेशर जो है अप्लाई करता है। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ये हुआ कि आपके पास हमें पता है कि अगर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास कोई गैस हो जी, उसका वॉल्यूम कितना हो, 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो। ठीक है जी, और उस 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो आपके पास। ठीक है जी, 1 मोल ऑफ गैस हो, 1 मोल ऑफ गैस हो आपके पास, तो इट exerts a pressure equals to 1 atm। ठीक है, तो इसी तरह से वांट हाफ की थ्योरी ये कहना चाह रही है कि आपके पास 1 मोल ऑफ सोल्यूट हो जो कि डिसॉल्व्ड हो किसमें जी, 22.5 लीटर्स में डिसॉल्व्ड हो, तो ये जो प्रेशर डेवलप करेगी ये भी कितना होगा आपके पास ही, 1 atm होगा। ठीक है, ये मुराद है इससे। तो वांट हाफ के मुताबिक जो आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो उसमें जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो एज अ गैसियस कंपोनेंट आप उन्हें एज्यूम करें, तो क्लोज रिजेम्बलेंस है आपके पास जो आइडियल गैस लॉस की है विद दैट ऑफ द वांट हाफ लॉस। लास्ट में एक चीज मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपके पास पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अक्सर पूछा जाता है आप डीसैलिनेशन कैसे करते हैं जी, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हम डीसैलिनेशन जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने वहां पर आपको बताया था, इसकी डिटेल आप सुन लें। ठीक है, ऑस्मोसिस की आप एप्लीकेशन समझे, जैसे डीसैलिनेशन हम लोग करते हैं कि मतलब जो सी वाटर है उससे हम लोग सॉल्ट कैसे निकालते हैं, उसे ड्रिंकेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो अक्सर आपके पास शिप्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं आपके पास लोग, तो वहां पर आपके पास जो वाटर है ड्रिंकेबल वाटर कैसे वो ले सकते हैं फ्रॉम द
सी वाटर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस किस तरह से, मैंने आपको समझाया था आपके पास, ठीक है, कि आप अगर एक इक्विवेलेंट आप कोई प्रेशर अप्लाई करें अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी, मतलब उस सॉल्यूशन के ऊपर जहां पर आपके पास कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है, सॉल्वेंट की क्या है जी, कम है, आप एक प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, उस प्रेशर से क्या होगा, ये जो दूसरी सॉल्यूशन है, लेट्स से आपके पास ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें आपके पास क्या है जी, सॉल्वेंट या जो वाटर है आपके पास वो ज्यादा है, ये सैलिनेटेड है आपके पास, ये वाला पोर्शन सैलिनेटेड है, सैलिनेटेड पोर्शन है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, मेम्ब्रेन्स हैं, खास मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं, मैंने आपको बताया था TCF मेम्ब्रेन यूज होती हैं, ठीक है, ये प्रेशर बियर कर सकती हैं, इंतहाई ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो अब क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से सॉल्वेंट अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हैं आपके पास। ये कब होगा कि आप प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, खास किस्म की मेम्ब्रेन यूज करें। तो यूं क्या होगा कि सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में इस तरफ, और जो ब्राइन है जो आपके पास सैलिनेटेड आपके पास पोर्शन है वो अलग होगा। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं आपके पास के अक्सर जहन में आता है कि वो जो डिसॉल्व्ड साल्ट है क्या वो भी सॉल्वेंट के साथ जाएगा, नहीं, क्योंकि आगे क्या मेम्ब्रेन लगी हुई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये अलाउ नहीं करती किसको जी, सॉल्यूट पार्टिकल को टू पास थ्रू इट। तो ब्राइन जो है इसी तरफ आपके पास, ठीक है, इट इज टैप्ड आउट, और जो आपके पास जो सॉल्वेंट है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपके पास, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस तरह से आपको डीसैलिनेटेड वाटर मिलेगा।